हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हमने ये पढ़ रहे थे MZO003 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हमने इसमें चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक पहले ही पढ़ लिया है। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 7 से। तो जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियोज नहीं देखी हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको चैप्टर नंबर 6 तक के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सकें। आज चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 का पहला क्वेश्चन, जो कि है आपका डिस्क्राइब वेरियस मैकेनिज्म्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन ऑब्जर्व्ड इन होम्योथर्म्स। क्या है, होम्योथर्म्स के अंदर कौन कौन से थर्मो रेगुलेशन के मैकेनिज्म्स होते हैं या ऑब्जर्व किए जाते हैं, उनको आपको लिखना है। ठीक है, होम्योथर्म्स के अंदर कौन कौन से थर्मो रेगुलेशन के मैकेनिज्म्स को ऑब्जर्व किया जाता है, कौन कौन से टाइप के वो थर्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म्स हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन समझ गए, आंसर देखते हैं। द homeotherms or warm-blooded animals have fascinating ways to regulate their body temperature. Some key mechanism of thermoregulation. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होम्योथर्म्स के बारे में पूछा गया कि होम्योथर्म्स में कौन कौन से थर्मोरेगुलेशन मैकेनिज्म होता है। तो पहले आपको थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए और होम्योथर्म्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि होम्योथर्म्स या उनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं, उनके पास कुछ अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के डिफरेंट टाइप के वेज होते हैं। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने का मतलब होता है थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, होम्योथर्म्स किसको बोलते हैं हम, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको होम्योथर्म्स बोले जाते हैं। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं आपके, उनके पास डिफरेंट टाइप के वेज हैं, तरीके हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो पहले आपने हेडिंग डाली, हेडिंग समझ ली, और कौन कौन से तरीके हैं वो आप बता रहे हैं। सम की मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशंस। फर्स्ट अप इज वेसोडाइलेशन एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन। सबसे पहला एक उनका मैकेनिज्म है वेसोडाइलेशन एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन। जैसे कि नाम में ही वेसो सब छुपा है, वेसो मीन्स वेसल्स, डायलेशन मीन्स चौड़ा कर देना, किसी चीज को डायलेट कर देना। जैसे ये वेसल्स इतनी है, इनको डायलेट करके ये डायलेट हो रही हैं तो मोटी हो जा रही हैं, चौड़ी हो जा रही हैं, तो इसमें वेसो डायलेशन, वेसल्स को फैला देना, डायलेट कर देना। दूसरा है वेसो कंस्ट्रिक्शन, जब वेसल्स जो पहले से फैली हुई हैं उनको और सिकोड़ देना, कंस्ट्रिक्ट कर देना और पतला कर देना, तो वो हो जाएगा वेसो कंस्ट्रिक्शन। तो ये दो मैकेनिज्म इनके हैं जिसकी वजह से ये अपना टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। व्हेन इट्स हॉट आउटसाइड द वेसल्स blood vessels near the skin surface wider allowing more blood flow and heat to escape। क्या है, जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होता है तो जो वेसल्स हैं हमारी स्किन के पास की, जो वेसल्स हैं वो वाइड हो जाती हैं, मतलब ज़्यादा फैल जाती हैं, वैसो डायलेशन हो जाता है वहाँ पे, ताकि जो ब्लड फ्लो है ज़्यादा तरीके से हो सके और जो हमारी हीट है अंदर की बॉडी की वो भी बाहर एस्केप हो सके। ठीक है, दिस कीप्स द बॉडी कूल। जब हमारे बॉडी से हीट बाहर जाएगी और हमारा जो ब्लड फ्लो है ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट हो पाएगा, उसकी वजह से हमारी बॉडी कूल फील करेगी, ठंडी फील करेगी। कन्वर्सली इन कोल्ड एनवायरमेंट दीज वेसल्स नैरो टू कंजर्व हीट कीपिंग योर बॉडी कोर टेम्परेचर स्टेबल। जैसे ही अगर हमारे बाहर का टेम्परेचर एनवायरमेंट कोल्ड हो जाए, ठंडा हो जाए, ठंडियों में क्या होती है हमारी वेसल्स नैरो हो जाती है और पतली हो जाती है, मतलब वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है उनमें। तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारी हीट है उसको कंजर्व करके रखती है, बाहर नहीं जाने देती हीट को। उसकी वजह से हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इस तरीके से हमारी बॉडी टेम्परेचर इस मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट कर पाती है। दूसरा मैकेनिज्म देख लेते हैं हम। नेक्स्ट वी हैव स्वेटिंग एंड पेंटिंग। Sweating is a common in human and some animals. When sweat evaporates from the skin, it cools the body down. जो स्वेटिंग है एक कॉमन फीचर्स है ह्यूमन और कुछ एनिमल्स के बीच में। जब हम स्वेटिंग करते हैं, मतलब हमारे पसीने छूटते हैं बॉडी से, तो हमारी स्किन से पसीना इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, एटमोसफियर में, और वही हमारी बॉडी को कूल डाउन करता है। फॉर एनिमल्स लाइक डॉग्स, पेंटिंग सर्व्स अ सिमिलर पर्पस। रैपिड ब्रीदिंग हेल्प्स रिलीज हीट थ्रू मॉइस्ट ऑन देयर टंग। कुछ एनिमल्स में पेंटिंग करके एक फीचर होता है, फीचर मीन्स फीचर नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, मतलब उनमें ये काबिलियत होती है कि भाई पेंटिंग करके होता है। क्या होता है उसमें कि जो कुछ डॉग्स या फिर कुछ एनिमल्स हों उनके अंदर ये पेंटिंग होता है, जो सिमिलर स्वेटिंग की तरह ही होता है कि वो, आपने देखा होगा कुत्ता बड़े रैपिड तरीके से ब्रीथ करता है, जीभ लटका के बड़ा, तो उसमें वो अपनी जो भी हीट है वो रिलीज़ करता है मॉइस्चर के थ्रू और टंग के थ्रू, ताकि जो उसकी गर्माहट है वो निकल जाए। ठीक है, अनदर मैकेनिज्म इज शिवरिंग। तीसरा मैकेनिज्म होता है आपका शिवरिंग का। शिवरिंग मीन्स कपकपाहट। आप जब कपकपाते हैं तब भी आपकी बॉडी रेगुलेट करती है टेम्परेचर को। व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स आवर मसल्स कंस्ट्रिक्ट involuntary generating heat through the movement. This is quick way to raise body temperature when it's chilly outside. क्या है, जब हमारी टेम्परेचर बाहर का ड्रॉप हो जाता है, ठंड हो जाती है, तो हमारी वेसल्स अपने आप ही कंस्ट्रिक्ट करती हैं और साथ ही साथ वो हीट जनरेट करती है हमारी बॉडी से, कि हम मूवमेंट जो बॉडी करती है हमारी शिवरिंग वाली, उससे हीट जनरेट होती है और जो भी बाहर ठंड हमें लग रही है उससे हमारी बॉडी टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगता है। तो हम सर्दियों में जब कपकपाते हैं वो इसी की वजह से कपकपाते हैं कि हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो सके। लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट बिहेवियरल अडेप्टेशन। हमें बिहेवियरल अडेप्टेशन को भी याद रखना चाहिए। होम्योथर्म्स ऑफन सीक शेड्स और वाटर
when it's too hot and handle together to find shelter in the cold weather। क्या है, आपको पता ही है कि जो वो होम्योथर्म्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, वो अपने लिए घर या फिर छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं, शेल्टर ढूंढते हैं ठंडियों के टाइम में। दीज बिहेवियर आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ऑप्टिमल बॉडी टेम्परेचर। ये जो बिहेवियर है इनका अडेप्टेशन का, वो एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर है ताकि अपने कोर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। देन देयर इज ब्राउन adipose tissue or brown fat. This specialized fat generates heat by burning calories, particularly important for newborns and hibernating animals। क्या है, कुछ एनिमल्स के पास या कुछ न्यूबॉर्न्स बेबीज के पास होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू, या जिसको हम ब्राउन फैट भी बोलते हैं। तो ब्राउन फैट जो बॉडी के अंदर होता है वो हीट जनरेट करता है कैलोरीज को बर्न करके। ये मेनली कुछ न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर, कुछ नहीं मीन्स सारे ही न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ये फीचर्स होते हैं। और कुछ एनिमल जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया आपका, या फिर ये बियर हो गया, उनके अंदर ये पाया जाता है। इट्स रिमार्केबल अडेप्टेशन फॉर सर्वाइविंग इन कोल्डर क्लाइमेट। ये इनके अंदर अडेप्टेशन है कि ये कोल्डर क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकें। लास्टली वी हैव thermostatic control in the brain. The hypothalamus act as a thermostat, detecting changes in the body temperature and triggering response to maintain balance, whether the mean sweating or shivering। क्या है, थर्मोस्टैटिक कंट्रोल भी हमारी बॉडी के थ्रू होता है। मतलब ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस हमारी ग्लैंड है वो क्या काम करती है, थर्मोस्टैट की तरह काम करती है, और वो डिटेक्ट करती है कि हमारी बॉडी में हमें कहाँ टेम्परेचर चेंज लाना है, कहाँ मुझे ट्रिगर करना है कोई भी रिस्पॉन्स को, कि वो मेंटेन कर सके हमारी बॉडी टेम्परेचर को। जैसे कि हाइपोथैलेमस ही तो कंट्रोल करेगी कि कब हमारी बॉडी से स्वेटिंग होगी, कब पसीने निकलेंगे, या फिर कब हमें कब कपाना है। तो वो थर्मोस्टैटिक कंट्रोल के थ्रू ही होता है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म थे जिसके माध्यम से जो होमोथर्म्स हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में सेकंड, हाउ डू न्यूरोनल एंड एंडोक्राइन पाथवे इंटीग्रेट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये भी सेम ही है, बट ये थोड़े अलग तरीके से पूछा गया है कि पाथवेज को आपको एक्सप्लेन करना है। वैसे तो बॉडी टेम्परेचर के बारे में ही है, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि जो न्यूरोनल है या एंडोक्राइन पाथवे है वो कैसे इंटीग्रेट करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों पाथवेज को आपको एक्सप्लेन करना है। और बॉडी हैज़ अ सिस्टम टू मेंटेन टेम्परेचर इंटीग्रेटिंग बोथ न्यूरोनल एंड एंडोक्राइन पाथवेज। हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकती है, बट दो इंटीग्रेटिंग पाथवेज होते हैं, न्यूरोनल और एंडोक्राइन पाथवे, उनके थ्रू। First up, we have hypothalamus, the brain thermostat. It detects change in our body temperature through specialized neuron. When it senses that they are getting too hot or too cold, it triggers responses to bring you back to sweet spot about 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या है, सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, आपको पता ही है। ब्रेन का जो थर्मोस्टेट बोलते हैं जिसको, वो डिटेक्ट करती है कि बॉडी के पास का टेम्परेचर क्या है कुछ स्पेशलाइज न्यूरॉन के थ्रू, और वो सेंस देती है और ट्रिगर आउट करती है कि भाई कोल्ड है या ज़्यादा हॉट है टेम्परेचर। उसके अकॉर्डिंग वो हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सेज लाएगी कि वो अपना कोर बॉडी टेम्परेचर मीन्स 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपका है वो मेंटेन कर सके। जिसकी वजह से उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्वेटिंग करना पड़ेगा या फिर शिवरिंग करना पड़ेगा, जो कि हमने लास्ट अभी पढ़ा। Now, if you are feeling cold, the hypothalamus activates the sympathetic nervous system, leads through the vasoconstriction, narrowing blood vessels in your skin to conserve heat. You might shiver, which generate heat through muscle activity। क्या है, जब आप कोल्ड फील करते हैं, जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट ठंडा होता है और आपको जब ठंड लगती है, तो आपकी जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट कर देती है आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर वेसो कंस्ट्रिक्शन कराता है। वेसो कंस्ट्रिक्शन मीन्स जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं और पतली हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो हीट है स्किन के थ्रू कंजर्व की जाती है। स्किन के थ्रू अगर बॉडी में हीट कंजर्व होगी तो उसमें क्या होगा, हमारी बॉडी अपने आप कपकपाने लगेगी, हमारी बॉडी के जो मसल एक्टिविटी है वो अपने आप हीट को जनरेट करेगी कपकपाहट के थ्रू। ठीक है, बट दैट्स नॉट ऑल। द हाइपोथैलेमस आल्सो कम्युनिकेट विद द एंडोक्राइन सिस्टम। बट जब हमारी हाइपोथैलेमस है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ भी कम्युनिकेट करती है। इट सिग्नल्स टू पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स लाइक थायराइड हार्मोन व्हिच रैम्प्स अप योर मेटाबॉलिज्म एंड प्रोड्यूस मोर हीट। क्या है, चीज़ें सेम है, आपको पता है शिवरिंग हो रही है और स्वेटिंग हो रही है, बट ये थोड़ा सा हाइपोथैलेमस और एंडोक्राइन पाथवेज को पूछ लिया गया है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, उसको मतलब लाइन में इंक्लूड करके चलना है, इसलिए लिख रहा है, इसलिए समझाया जा रहा है कि किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो जो हाइपोथैलेमस होती है वो कभी कभी एंडोक्राइन सिस्टम से भी कम्युनिकेट करती है और वो सिग्नल्स देती है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो कुछ टाइप के हार्मोन्स को रिलीज कर सके, जैसे कि थायराइड हार्मोन जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म में रैम्प करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। ऑन द फ्लिप साइड
If you are overheating, the hypothalamus stimulates sweat glands, that another neural pathway. Sweating cools your body down as moisture evaporate from your skin. It also prompts vasodilation, widening the blood vessels to release excess heat. क्या है, दूसरी साइड अगर हम देखें तो जो हमारा ओवर हीटिंग अगर हमें हो रही है तो हमारी हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगी कुछ स्वेट ग्लैंड्स को, जो कि दूसरा हमारा न्यूरल पाथवे के अंदर ही आता है। स्वेट ग्लैंड्स हमारी बॉडी को कूल डाउन करती हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी से मॉइस्चर इवेपोरेट होता है तो हमारी स्किन में वो ठंडा महसूस होता है हमें, इसीलिए जब हमारे पसीने निकलते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है गर्मी में। इट ऑल्सो प्रमोट वैसोडाइलेशन। क्या है, ये वैसोडाइलेशन कराएगी, मतलब हमारी ब्लड वेसल्स को वाइडर फील कराएगी, वाइड करा देगी और चौड़ा करा देगी, ताकि जो हमारा एक्सेस हीट है वो निकल सके, रिलीज हो सके। This amazing integration of neural and endocrine pathway ensure that our body maintain a stable temperature no matter what external condition। क्या है, आपको ये लिखने का तरीका बता दिया मैंने, वैसे सेम है, उसमें कुछ आपने ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कौन कौन से पाथवेज होते हैं, बट इसमें मेनली पूछा गया आपको न्यूरल और एंडोक्राइन पाथवे, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या पूछ लिया गया है मुझसे, इसलिए मैंने आपको समझाया सेम ही चीज़ें कि भाई हाइपोथैलेमस किससे कब कम्युनिकेट कर रही है और क्या रिलीज कर रही है, शिवरिंग कराना है या फिर स्वेटिंग कराना है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, तो जो हमारी इंटीग्रेटिंग न्यूरल और एंडोक्राइन पाथवे हैं वो इंश्योर करती हैं कि हमारी बॉडी स्टेबल टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर का एक्सटर्नल कंडीशन क्या है। ठीक है, तो यही आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, टेम्परेचर से रिलेटेड, और कुछ इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इको लोकेशन एंड नेम अ केव बर्ड विच कॉजेज इकोलोकेशन फॉर नेविगेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले बताना है कि इकोलोकेशन होता क्या है, उसको डिफाइन करेंगे, फिर आपको एक केव बर्ड का नाम बताना है जो यूज करता है इकोलोकेशन को नेविगेशन के लिए, मतलब नाम में ही लोकेशन आ रहा है। ठीक है, तो हम जब लोकेशन देखते हैं हम किस लिए देखते हैं, नेविगेट करने के लिए, कि हमें रास्ता पता चल सके। तो इसमें भी यही पूछा गया कि ऐसी कौन सी बर्ड है जो इकोलोकेशन को यूज करती है नेविगेशन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, आंसर देखते हैं। पहले डिफाइन करेंगे इकोलोकेशन, फिर उसका नाम बताएंगे बर्ड का, फिर कैसे नेविगेट करती है वो भी देखते हैं। इकोलोकेशन इज अ फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल सोनार यूज बाय सर्टेन एनिमल्स टू नेविगेट एंड लोकेट प्रे। जब नाम में ही लोकेशन आ रहा है तो आप समझ जाइए कि ये आपकी लोकेशन बताने के लिए ये यूज कर रहे हैं, मतलब हमारी नहीं, जो उनको अपना प्रे ढूंढना है, अपना खाने के लिए ढूंढना है, उसकी लोकेशन ढूंढने के लिए। तो क्या है, इको लोकेशन एक फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल सोनार है जो कि कुछ एनिमल्स के थ्रू यूज किया जाता है कि वो नेविगेट कर सके और अपने प्रे को, जो अपने उसका शिकारी है, जिसको वो शिकार करेगा, वो तो खुद शिकारी है, जिसका वो शिकार करेगा उसको ढूंढ सके, तो उसकी लोकेशन को पता कर सके, इसलिए वो ये नेविगेट करने के लिए इको लोकेशन बोलते हैं। It involves emitting sounds wave and listening from the echoes that bounce back. This process allows animal to determine the distance, size and shape of the object in their environment, even complete darkness। क्या है, अगर पूरा डार्क भी है एरिया, डार्क नहीं भी है तब की बात अलग है, बट अगर पूरा अंधेरा भी है तो क्या होता है, कुछ एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स या बर्ड्स कुछ भी कह लो आप, उनके अंदर कुछ ये होता है कि वो अपना साउंड को इमेट करें, मतलब कुछ ऐसे साउंड्स निकालें, वेव्स निकालें साउंड के थ्रू, और वो वापस बाउंस बैक होके उनके पास पहुंचेगी, तो उन्हें पता चल जाएगा कितनी दूरी पे कौन सा उनका शिकारी या फिर कौन सा जिसको वो शिकार कर सकें वो बैठा हुआ है, और कितने डिस्टेंस पे है, क्या शेप है उसकी, क्या साइज है, वो सारा कुछ वो उससे उस माध्यम से पता कर लेते हैं, इसीलिए इसको इको लोकेशन बोला जाता है इस प्रोसेस को। तो ये डेफिनेशन हो गई इसकी। वन रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ इको लोकेशन इज एक्शन कैन बी फाउंड इन केव dwelling birds, especially the oil bird। क्या है, एक रिमार्केबल एग्जांपल है आपका इकोलोकेशन का, जो कि एक एक्शन केव ड्वेलिंग बर्ड होती है जिसको हम ऑयल बर्ड बोलते हैं। द ऑयल बर्ड नेटिव टू द केव ऑफ साउथ अमेरिका uses echolocation to navigate through the darker habitat. Unlike the most birds that rely heavily on this site, oil birds emit clicks the responses of the cave wall, helping them find their way and locate food। क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है जो अपना इकोलोकेशन को नेविगेशन के लिए यूज़ करती है, तो वो है आपकी बर्ड ऑयल बर्ड। ऑयल बर्ड क्या करती है, नेटिव होती है केव्स के थ्रू, साउथ अमेरिका के पास पाई जाती है ये, और ये क्या करती है, इकोलोकेशन को नेविगेट करने के लिए यूज़ करती है डार्कर हैबिटेट के अंदर भी। और ये बाकी बर्ड्स की तरह नहीं होती जो रिले करती है, मतलब डिपेंड रहती है कि भाई किस तरीके से वो अपने लोकेशन को फाइंड करेंगे, ये उनके लिए हेल्प भी करती है वेव्स को इमिट करके, है ना। दिस यूनिक अडेप्टेशन नॉट ओनली शोकेस द इनक्रेडिबिलिटी diversity of survival strategies in the animal kingdom, but also highlights how some species have evolved to thrive the environment where the vision limited। क्या है, ये यूनिक अडेप्टेशन जो इनके अंदर हो रहा है बस इसीलिए नहीं है कि भाई ये सर्वाइव कर सके और एनिमल किंगडम के अंदर, बल्कि ये भी हाईलाइट करता है कि किस तरीके से ये अडेप्ट हो चुके हैं, इवॉल्व हो चुके हैं और हमारी रीजन से भी बाहर निकल चुके हैं। द ऑयल बर्ड एबिलिटी टू यूज साउंड्स इन
सच अ स्पेशलाइज्ड वे इज अ टेस्टमेंट ऑफ नेचुरल इग्निटी। क्या है? जो ऑयल बर्ड आपकी है, जो ये साउंड वेव्स को यूज़ करती है नेविगेट करने के लिए, ये एक स्पेशलाइज्ड वे है इनका, ताकि ये अपने लाइफ को ठीक से जी सके। ठीक है, तो ये ठीक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, हाउ डू मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद गस्टेटरी रिसेप्टर टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कैसे मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स के साथ डिस्टिंक्ट टाइप के टेस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब हम जो खाना खाते हैं, हमें डिफरेंट टाइप का टेस्ट महसूस होता है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स के थ्रू हो रहा है। उसके साथ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो इंटरैक्ट करते हैं। वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं और कैसे वो प्रोड्यूस हो रहा है टेस्ट हमारे मुंह के अंदर, वो आपको लिखना है। ठीक है, टेस्टिंग फूड इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड अवर गस्टेटरी रिसेप्टर्स। पहले आप हेडिंग डालेंगे कि जो हम टेस्ट करते हैं फूड, वो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है कुछ मॉलिक्यूल्स और गस्टेटरी रिसेप्टर्स के बीच के अंदर का। फर्स्ट, taste begins when food molecules dissolve in saliva. These molecules then bind to specific receptors on our taste bud which are located on the tongue. क्या है? सबसे पहले हमारा टेस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है हमारा जैसे ही हम जीभ पे खाना रखते हैं और हम चबाने लगते हैं, तो हमारे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होती है, लार प्रोड्यूस होती है। उसके साथ जब हमारा फूड मिक्सड होता है मॉलिक्यूल्स के साथ, तो हमें तभी से ही टेस्ट महसूस होने लगता है, क्योंकि हमें पता है हमारी मुंह के अंदर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं टेस्ट के, और टेस्ट बड है हमारी जीभ के ऊपर, जो कि आपस में बाइंड करते हैं और हमें टेस्ट का फील देते हैं। देयर आर 5 बेसिक टेस्ट: स्वीट, सॉल्टी, बिटर और एंड उमामी 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 उमामी। ठीक है, हमारे पास 5 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक स्वीट, एक सॉर, एक सॉल्टी और एक बिटर और एक उमामी। ईच ऑफ दीज टेस्ट कॉरस्पॉन्ड्स टू दी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हर एक ये जो टेस्ट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, वो हर एक डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करके ही होता है। For instance, sweet taste comes from sugar like glucose and fructose. When these sugar molecules interact with sweet receptors, they trigger a cascade of signals that tells our brain this is sweet. क्या है? अगर एग्जांपल हम देखें कि जो हमारा स्वीट टेस्ट है वो हमें शुगर या मेनली शुगर से मिलता है, जो कि हमारी ग्लूकोज या फ्रक्टोज हो सकती है। अगर हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो जो हमारे शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्वीट रिसेप्टर्स के साथ ही इंटरैक्ट करेंगे, और वही स्वीट रिसेप्टर हमारी बॉडी में सिग्नल देंगे ब्रेन को कि भाई ये मीठा खा रहे हैं हम कुछ, ठीक है, कि ये स्वीट है। सॉरनेस इज डिटेक्टेड थ्रू द हाइड्रोजन आयन फाउंड इन द एसिड्स। जो सॉरनेस टेस्ट होता है वो डिटेक्ट होता है कुछ हाइड्रोजन आयन के थ्रू, जो कि एसिड के अंदर फाउंड होते हैं, एसिड के अंदर पाए जाते हैं। व्हेन यू बाइट इनटू अ लेमन, दोज हाइड्रोजन आयन बाइट टू सॉर रिसेप्टर, लेटिंग यू नो दैट इट्स स्टार्ट। क्या है? स्टार्ट। जो सॉरनेस आपका टेस्ट होता है वो डिटेक्ट होता है हाइड्रोजन आयन के थ्रू, जो कि हाइड्रोजन आयन हमारे एसिड के अंदर पाए जा रहे हैं। जैसे ही हम किसी भी लेमन का बाइट लेते हैं, हमने नींबू खाया, तो जो हमारे हाइड्रोजन आयन है वो सॉर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और हमें बताएंगे कि ये टेस्ट हमारा सॉर है। सॉल्टीनेस इज प्राइमरली ड्यू टू दी सोडियम आयन। जो सॉल्टीनेस का टेस्ट होता है वो सोडियम आयन के थ्रू पता चलता है। व्हेन यू स्प्रिंकल सॉल्ट ऑन योर फूड, दो सोडियम आयन इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक सॉल्ट रिसेप्टर्स, क्रिएटिंग दिस सेवरी फ्लेवर वी ऑल लव। क्या है? जो सॉल्टीनेस हमारा जो टेस्ट होता है वो हमें सोडियम आयन के थ्रू ही पता चलता है। जब भी हम अपने खाने के ऊपर नमक डालते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे सोडियम आयन जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं उनके साथ, सॉल्ट के जो स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं उनके साथ बाइंड करता है और हमें बताता है कि ये सॉल्ट का टेस्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिटरनेस। दिस टेस्ट ऑफन सर्व्स एज अ वार्निंग सिस्टम अगेंस्ट टॉक्सिन्स। बिटर कंपाउंड्स bind to their respective receptors and can trigger a strong aversion टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस। क्या है? जो बिटरनेस का टेस्ट होता है वो एक हमारा वार्निंग सिस्टम की तरह टॉक्सिन्स के थ्रू, टॉक्सिन्स के अगेंस्ट काम करता है। जो भी आपके बिटर कंपाउंड होंगे वो बाइंड करेंगे कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ और ट्रिगर करेंगे एक स्ट्रॉन्ग एवेशन को, कि जो हमें हार्मफुल सब्सटेंस के थ्रू प्रोटेक्ट कर सके। फाइनली लास्ट है आपका उमामी, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज सेवरी is linked to amino acids like glutamate. Food like tomatoes, mushrooms are rich in umami foods that activate their own unique receptor. एक आपका टेस्ट होता है उमामी, जिसको हम सेवरी भी बोलते हैं, सेवरी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये मेनली लिंक होता है आपके अमीनो एसिड्स के साथ, जैसे कि ग्लूटामेट हो गया आपका। जैसे कि ये टेस्ट हमें कहाँ से मिलता है? टमाटो से। टमाटो का टेस्ट कोई खट्टा भी नहीं है, मीठा भी नहीं है, कुछ अलग सा ही टेस्ट है, तो वो आपका सोवरी टेस्ट हो जाएगा, सेवरी या फिर उमामी। या फिर जैसे मशरूम में टेस्ट मिलता है हमें, तो ये इनके थ्रू रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और ये टेस्ट हमें देता है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के टेस्ट कैसे आपको प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन कौन से रिसेप्टर्स और मॉलिक्यूल्स इसके साथ बाइंड है, ये आपको पता होना चाहिए। मेनली इसमें काम मॉलिक्यूल्स का ही है। टेस्ट तो हम सबको पता है, बचपन से पढ़े हमें कि मीठा खट्टा हम जो खा रहे हैं हमें पता है टेस्ट, पर इनके साथ कौन से मॉलिक्यूल्स बाइंड कर रहे हैं और कैसे टेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जहाँ पे हाइड्रोजन आयन बाइंड हो रहे हैं वहाँ पे सोडियम तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
हाउ आर मूवमेंट ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन कन्वर्टेड इनटू ऑडिटरी नर्व इम्पल्सेस। आपको बताना है कि जो बेसिलर मेम्ब्रेन की मूवमेंट होती है वो कैसे कन्वर्ट हो जाती है आपके ऑडिटरी नर्व इम्पल्सेस के अंदर। मतलब आपको बेसिकली इतना समझाना है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है आपके कान के अंदर, वो आपको समझाना है इसमें, ठीक है। तो जो भी मूवमेंट बेसिलर मेम्ब्रेन की हो रही है वो कैसे कन्वर्ट हो रही है ऑडिटरी नर्व इम्पल्सेस के अंदर, वो समझाना है। क्वेश्चन समझ गए, आंसर देखते हैं। When sound waves enter the ear, they travel through the ear canal and hit the eardrum, causing it to vibrate। जब हमारा ये कान है, समझ लीजिए आप, ये कान है बाहर से, आपका ये कान में एक छेद दिखता है, क्या है, जब आपके कान के अंदर से एक साउंड वेव एंटर करती है कान के अंदर और ट्रैवल करती है ईयर कनाल के अंदर, ये आपका एक ईयर कनाल होगा अंदर, इसके अंदर ट्रैवल कर रही है वो, और यहाँ पे आपका ईयर ड्रम होगा जिसको हम कान का पर्दा भी बोलते हैं हिंदी में, इस पे जाके डायरेक्ट टच कर रही है, ठीक है, हिट कर रही है, तो वो कॉज कर रही है कि वाइब्रेट हो सके, वो वाइब्रेशन आ सके उसमें। These vibration are passed along three tiny bones in the middle ear, the malleus, incus and stapes, amplifying the sound before it reaches to the cochlea in the inner ear। क्या है, जब ये आपके ईयर कनाल में जा रही है, यहाँ कान के पर्दे से आपके टकरा रही है, तो वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है, और यही वाइब्रेशन आपके 3 बोन्स के साथ टकराती है। 3 बोन आपके मिडल में, ईयर के मिडल में ही पाई जाती है, जिनको बोलते हैं मेलस, इनकस और स्टेपस। ये 3 टाइप की बोन्स पाई जा रही हैं आपके ब्रेन ईयर के अंदर, और इनके साथ जब ये वाइब्रेशन टकराती है तो वो एम्पलीफाई करती है साउंड को कॉकिला तक पहुंचने से पहले ही। कॉकिला आपका इनर ईयर में पाया जाता है, वहां पे पहुंचने से पहले ही आपके साउंड को एम्पलीफाई कर देती है। नाउ हियर वेयर द गेट रैपिडली रियली इंटरेस्टिंग, यहीं पे कुछ इंटरेस्टिंग होता है। इनसाइड दी कॉकिला देयर आर अ स्ट्रक्चर कॉल्ड दी बेसिलर मेम्ब्रेन। जब कॉकिला तक हम पहुंचते हैं, कॉकिला आपका इनसाइड, ये ईयर के इनसाइड का एरिया होता है जिसको हम कॉकिला बोलते हैं, यहीं पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बेसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। दीज मेम्ब्रेन मूव्स इन रिस्पॉन्स टू साउंड वाइब्रेशन, यही मेम्ब्रेन मूव करती है साउंड वाइब्रेशन के रिस्पॉन्ड के थ्रू, कि साउंड वाइब्रेशन उनको मिल गई। दीज मूवमेंट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, हाइयर द फ्रीक्वेंसी कॉजेज वाइब्रेशन नियर द बेस ऑफ द कॉकिला, लोअर द फ्रीक्वेंसी एपेक्स अफेक्ट द एपेक्स। क्या है, यही मूवमेंट, जो भी मूवमेंट होगी वाइब्रेशन की, वही डिपेंड करेगी कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी साउंड की। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की बेस के पास तो ज़्यादा साउंड उसको महसूस होगा, कम है तो कम साउंड महसूस होगा, ठीक है। एज द बेसिलर मेम्ब्रेन मूव इट क्रिएट अ रिपल इफेक्ट दैट डिस्प्लेज टाइनी हेयर सेल्स लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ इट। क्या है, जैसे ही हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन मूव करती है वो एक रिपल इफेक्ट को क्रिएट करती है, जो कि टाइनी हेयर सेल्स होते हैं वहीं पे लोकेट होते हैं, उसको डिस्प्लेस कर देती है। These hair cells are crucial because they convert mechanical energy into the electrical signals। जो ये हेयर सेल्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं क्योंकि यही सेल्स आपकी मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। When the hair cells bend due to the movement of the basilar membrane, they open the ion channel to change the electrical potential। जैसे ही आपके जो हेयर सेल्स हैं वो बेंड करते हैं मूवमेंट के कारण, तो जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वहीं पे कुछ आयन चैनल ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होती है, ठीक है। These changes generate what we call an action potential। इसी को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। Essentially an electrical impulse, these impulses are then transmitted through the auditory nerve fiber connected to the hair cells। इसी एक्शन पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपकी ट्रांसमिट होती है ऑडिटरी नर्व फाइबर्स के थ्रू, जो कि हेयर सेल से आपके कनेक्ट रहते हैं। वंस दीज सिग्नल्स रीचेस टू द ब्रेन वाया द ऑडिटरी नर्व, और ब्रेन इंटरप्रेट्स देयर देम एज अ साउंड। जैसे ही आपकी जो ये हेयर सेल्स के थ्रू सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं कि ऑडिटरी नर्व के थ्रू कुछ साउंड या वाइब्रेशन जा रहा है, उसी को हमारा ब्रेन साउंड समझ लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 9 का पहला क्वेश्चन, व्हाट आर क्रोमेटोफोर्स, राइट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोफोर्स एंड देयर फंक्शनल सिग्निफिकेंस। आपको सबसे पहले बताना है कि क्रोमेटोफोर्स होते क्या हैं, डिफाइन करना है पहले इनको, फिर कितने टाइप के या डिफरेंट टाइप के कौन कौन से क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं या इनके फंक्शंस के सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझ गए। पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्रोमेटोफोर्स है क्या, फिर कितने टाइप के क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो बताने हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोफोर्स, फिर उनके फंक्शंस बताने हैं। आंसर देखते हैं। डिड यू नो दैट सम एनिमल्स कैन चेंज कलर राइट बिफोर योर आइज, दीज अमेजिंग एबिलिटी कम फ्रॉम द स्पेशल सेल्स कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। क्या है, कभी आपने सोचा है कि आपके आंखों के सामने से कुछ एनिमल्स अपना कलर को चेंज कर लेते हैं, यही जो कलर उनका चेंज हो रहा है वो कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यूज या सेल्स, सॉरी टिश्यूज नहीं, सेल्स के कारण हो रहा है, उसी सेल्स को हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। जैसे कि आपने बचपन से देखा होगा कि जो गिरगिट होता है वो आपका कलर चेंज कर लेता है, तो उसके अंदर ये कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। यही आपका क्रोमेटोफोर्स है, जो कलर चेंज करने में हेल्प करता है, वो सेल्स है। क्रोमेटोफोर्स आर पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स फाउंड इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड
सेफेलोपोड्स लाइक ऑक्टोपस एंड स्क्वीजेस। क्या है, क्रोमेटोफोर्स कुछ टाइप के पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और सेफेलोपोड्स के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल में ले लें तो ऑक्टोपस के अंदर पाया जाता है। दीज सेल्स अलाउ क्रिएचर्स टू अडैप्ट देयर अपीयरेंस फॉर वेरियस रीजंस फ्रॉम कैम्यूफ्लेज टू कम्युनिकेशन। क्या है, यही सेल्स इनको क्रिएचर्स को अलाउ करते हैं कि ये अपने दिखावट जो इनका अपीयरेंस है उसको अडेप्ट कर लें, चाहे रीज़न कोई भी हो। जैसे कि कैमियोफ्लेज का मतलब होता है कि छलावा करना, दे मतलब किसी को ऐसे प्रिटेंड करना कि भाई मैं इधर नहीं हूँ, या फिर धोखा देना, ठीक है, बेसिकली धोखा देना। उनको धोखा देना हो, किसी को छुपना हो या कम्युनिकेट करना हो, उनके लिए करते हैं ये अपना अपीयरेंस चेंज। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ क्रोमेटोफोर्स ईच विद इट्स ओन देयर यूनिक फंक्शन। क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्रोमेटोफोर्स होते हैं और उनके खुद के यूनिक फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट अप वी हैव मेलानोफोर्स। सबसे पहले हमारे पास है मेलानोफोर्स। दे कंटेन डार्क पिगमेंट एंड हेल्प एनिमल ब्लेंड इनटू देयर सराउंडिंग्स, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव कैमोफ्लेज अगेंस्ट प्रेडेटर्स। क्या है, सबसे पहले हमारा एक टाइप है मेलानोफोर्स। इसके अंदर क्या होता है, ये कंटेन करके रखते हैं डार्क पिगमेंट को, जो कि एनिमल्स को हेल्प करता है कि जो आपके आसपास की सराउंडिंग होगी, एनवायरमेंट होगा, उसके साथ अपना कलर ब्लेंड कर ले। उसी के कलर के अकॉर्डिंग वो अपना बॉडी का कलर कर लेते हैं क्रिएचर, जैसे कि आपका क्रिकेट करता है। और ये इनको वो इसलिए करते हैं ताकि ये अपने प्रेडेटर्स को या फिर जो इनका शिकारी है, जो इनके ऊपर शिकार करने वाला है, उसको धोखा दे सकें। नेक्स्ट वी हैव एरिथ्रोपोर्स फोर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड पिगमेंट। एरिथ्रो मीन्स ही रेड होता है, आपको पता ही है, तो एरिथ्रोफोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है रेड पिगमेंट के लिए। दीज कैन बी यूज्ड इन सिग्नलिंग ड्यूरिंग मेटिंग, डिस्प्लेज और टेरिशियल डिस्टर्ब्स। क्या है, जो ये पिगमेंट है रेड कलर का इनका एरिथ्रोपोर्स, तो वो क्या करता है, ये यूज़ करते हैं इसको सिग्नल्स देने के लिए ड्यूरिंग मेटिंग, कि भाई इनको मीटिंग करनी है किसी के साथ, उसको भी बताने के लिए ये रेड सिग्नल देते हैं अपना, या फिर ये बताने के लिए कि यहाँ पे टेरिशियल डिस्टर्ब होने वाला है या फिर यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देन देयर आर zentrophores which produces yellow pigment and can also contribute to the color changes during social interaction। जो zentrophores होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं येलो पिगमेंट को, ताकि ये कंट्रीब्यूट कर सके आपके कलर चेंजेस के लिए और सोशल इंटरेक्शन के लिए। जो भी आसपास का आपका सोशल इंटरेक्शन होगा उससे कलर चेंज कर लेते हैं अपना येलो के अंदर ये। अनदर फैसिनेटिंग टाइप इज iridophores. Unlike the others, these don't contain pigment but reflect light to create iridescent color. This can enhance camouflage or serves as the warning to predators। क्या है, जो आइरिडोफोर्स होते हैं इनके पास कोई पिगमेंट कंटेन नहीं होता, बट ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आइरिडिसेंट होता है, आइरिडिसेंट कलर होता है उसके जैसा ये बन जाता है लाइट को रिफ्लेक्ट करके, और ये ज़्यादा अच्छे से अपने प्रेडेटर्स को वार्निंग देते हैं और धोखा देने में कामयाब होते हैं। ठीक है, फाइनली वी हैव ल्यूकोफोर्स which reflect white light and can help animal appear bright in their certain environment, particularly murky waters। क्या है, ल्यूकोफोर में जो वाइट कलर की लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ये, और ये एनिमल को हेल्प करता है कि ये ब्राइटर अपीयर हो सके कुछ एनवायरमेंट के अंदर, ज़्यादा ब्राइट दिख सके, जैसे कि मर्की वाटर के अंदर। सो वाई डू दीज कलर चेंजेस मैटर। तो ये जो कलर चेंज ये कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए इतना मैटर क्यों कर रहा है। फॉर मेनी स्पीशीज क्रोमेटोफोर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन सर्वाइवल। दे हेल्प एनिमल हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स, अट्रैक्ट मेट और इवन intimidate rivals. In some cases they can signal emotionally state और health conditions। क्या है, ये जो चेंज हो रहा है कलर, ये इसलिए मैटर कर रहा है क्योंकि कुछ स्पीशीज जो क्रोमेटोफोर्स की होती हैं उनको सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है ये, और कुछ के लिए कि ये खुद को हाइड कर सके, छुपा सके प्रेडेटर से, या फिर अपनी जो मेट है फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर उसको अट्रैक्ट कर सके अपने कलर के थ्रू, या फिर इंटिमिडेट राइवल्स के थ्रू, या फिर अपने कुछ भी इमोशनल स्टेट है या फिर हेल्थ कंडीशन है उसको भी इन्हीं के सिग्नल्स के थ्रू ये बता पाते हैं। तो इसलिए ये कलर इतना मायने रख रहा है। ठीक है, तो क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनका फंक्शन क्या क्या है, वो आपने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस एंड डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ बायोल्यूमिनेसेंसेस इन मैनकाइंड। आपको पहले बताना है कि बायोल्यूमिनेसेंस होता क्या है, और फिर उसकी जो भी एप्लीकेशंस है मैनकाइंड के अंदर वो बतानी है। क्वेश्चन समझ गए, आंसर देखते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्लो इन डार्क, दीज फैसिनेटिंग फिनोमेना इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। कुछ और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ऐसे जो डार्क एरिया में भी, बिल्कुल अंधेरा एरिया है वहाँ पे भी वो चमक सकते हैं, उसी चमकने वाले फिनोमेना को हम बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस वेयर
Living creatures produce light typically through a chemical reaction involving a light emitting molecule called luciferin and an enzyme called luciferase. When luciferin reacts with oxygen, it produces light, sometimes in vibrant color like blue, green और even red. क्या है? जो बायोलिमिनेसेंस है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ लिविंग क्रिएचर लाइट को प्रोड्यूस करते हैं एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जिससे वो लाइट को एमिट कर सके. उसको हम बोलते हैं ल्यूसीफेरिन. और एक एंजाइम होता है इसके साथ इस रिएक्शन के अंदर जिसको बोलते हैं ल्यूसीफेरेस. इसमें क्या होता है, जो ल्यूसीफेरिन है आपका वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है लाइट को. वो लाइट कुछ वाइब्रेंट कलर की भी हो सकती है, जैसे कि ब्लू कलर की लाइट या फिर ग्रीन या फिर रेड कलर की भी हो सकती है. तो इसी को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस. अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं. बायोल्यूमिनेसेंस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन डीप सी क्रिएचर्स लाइक जेलीफिश, certain type of fishes and even some fungi or land. But why do these organisms glow? तो जो बायोल्यूमिनेसेंस है ये मेनली पाया जाता है डीप सी के अंदर कुछ क्रिएचर्स के अंदर, जैसे कि आपकी डिफरेंट टाइप की फिशेज हो गई या जेली फिश हो गई. तो ये समुद्री क्रिएचर के अंदर ज़्यादा पाया जाता है ताकि वो चमक सकें. कुछ टाइप की फंगाई या फिर लैंड के अंदर भी पाया जाता है, पर ये समुद्र के पास ही पाया जाता है, समुद्र के अंदर ही. बट ये ऑर्गेनिज्म ग्लो क्यों करते हैं, चमकते क्यों हैं? These are several regions. There are several regions. Some use its camouflage while other attract mate or lure prey. It's also a defense mechanism for scare of predators. क्या है इसके पीछे? काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं कि ये क्यों चमक रहे हैं. मेनली तो ये रीजन हो गया कि भाई यहाँ ये धोखा दे सके अपने प्रेडेटर्स को, कि जो भाई ये शिकार करने आ रहा है इनका उसको धोखा दे दें और ये चमक के अपने आप को कुछ और दिखा दें और उससे बच जाएं. या फिर अपने मेट को, फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए भी चमक के दिखाते हैं. ठीक है, और डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी काम आता है इनका, कि प्रेडेटर्स को धोखा देने के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनक्रेडिबल एप्लीकेशंस ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस इन अवर लाइफ. बायोल्यूमिनेसेंस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो देख लेते हैं. साइंटिस्ट आर हार्नेसिंग दिस नेचुरल लाइट फॉर अ रेंज ऑफ इनोवेटिव यूजेस. क्या है, अभी तक साइंटिस्ट ने बताया कि भाई ये जो लाइट है वो इनोवेटिव यूजेस के लिए भी काम हो सकती है. फॉर इंस्टेंस बायोल्यूमिनेसेंस प्रोटीन आर यूज्ड इन मेडिकल रिसर्च टू ट्रैक सेलुलर प्रोसेस एंड डिसीज प्रोग्रेशन. क्या है, जो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रोटीन है उसको यूज़ कर सकते हैं हम मेडिकल रिसर्च के अंदर, ये ट्रैक करने के लिए कि जो सेलुलर प्रोसेस है वो कैसे हैं और डिसीज प्रोग्रेशन कैसे होती है उसको देखने के लिए. दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम बेटर. यही हमें हेल्प करता है कि कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम को हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें. In environment science, researchers are bioluminescent makers to monitor pollution level in oceans and rivers. The glowing indicators can signal changes in the water quality, helping us to protect our ecosystem. क्या है, एनवायरमेंटल साइंस में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रिसर्चर्स क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस मेकर्स का यूज़ करते हैं पॉल्यूशन लेवल को मेजर करने के लिए. क्या करते हैं वो, डीप डाउन सी के अंदर वो देखते हैं कि भाई कहाँ से उनको लाइट दिख रही है और क्या सिग्नल्स उनको दिख रहे हैं. उसकी वजह से ये हमें हेल्प करता है कि हम अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें और क्वालिटी ऑफ वाटर चेंज कर सकें. ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हो गई इसकी. बायोल्यूमिनेसेंस इज ऑल्सो मेकिंग वेव्स इन वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन. आर्टिस्ट कैन इनकॉर्पोरेटिंग बायोल्यूमिनेसेंस मटीरियल इनटू देयर वर्क, क्रिएटिंग स्टर्निंग इंस्टॉलेशन दैट ग्लो इन द डार्क. क्या है, आपको पता है मार्केटिंग के अंदर तो होता ही है, बायोल्यूमिनेसेंस मार्केटिंग वेव्स के अंदर भी, डिज़ाइन और आर्ट के अंदर भी काम करता है. क्या है, कुछ बायोल्यूमिनेंट मटेरियल को लेते हैं और उसको डार्क एरिया में भी ग्लो करने के लिए इंस्टॉल करते हैं. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट सेफ्टी. इमेजिन स्ट्रीट लाइट प्रोवाइडिंग द बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म एनर्जी एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर दी अर्बन लाइटिंग. हमें इसकी सेफ्टी का भी पता होना चाहिए. जैसे कि हमारे लिए लाइट है तो हमारे वो सेफ्टी के लिए है कि हमें अंधेरे में भी दिखा रही है, तो वैसे इनके लिए है जो इनका बायोल्यूमिनेसेंट है, जो इनको ग्लो फील करा रहा है, ग्लो दिखा रहा है, वो भी इनके सेफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि इनको आगे पीछे का एरिया क्लियर दिखता रहे. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन आपका ये है चैप्टर नंबर 10. ये स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा. और आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट होकर जल्दी वीडियो लाऊं. आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं डेली वीडियो में बोलती हूँ, आप लोग नहीं करते हो, आप लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया, इस वजह से मेरा मनोबल गिर जाता है और मैं नहीं लाती हूँ वीडियो, मन नहीं करता मेरा बनाने का. सर्दियों में तो पता ही है कितना आलस हो जाता है. तो आप लोगों को पसंद आए और हेल्प मिल रही हो तो कमेंट करने में कौन सी शर्म है, आप कर दिया करो ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और जल्दी आपके लिए वीडियो लाऊँ. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नहीं करना तो कोई बात नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर पसंद आए तो, हेल्प मिले तो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप सपोर्टिंग यू.